आपका राजन सर विद्यापीठ चैनल है आपका, ठीक है। जो चैनल आपका है यूट्यूब के माध्यम से आपका भी वीडियो तो आपका ठीक है। आपका चैनल जो आपका राजन सर विद्यापीठ है, राजन सर विद्यापीठ है। अगर आप लोग को अधिक जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है आपका 9839। कॉन्टैक्ट नंबर है राजन सर का है, ठीक है। जो डायरेक्टर हैं राजन सर हैं, एक पीसीएस रिटायर्ड अधिकारी हैं। 9839 395 585088। आपका अगर अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है, आपके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। राजन सर विद्यापीठ है, राजन सर विद्यापीठ। राजन सर विद्यापीठ, ठीक है। राजन सर विद्यापीठ आपका चैनल है। और आपको यहाँ पर जीएस भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। जीएस पढ़ाया जाता है आपका, चाहे आपका ऑल वनडे एग्जाम के लिए आपको बात करें या टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका, और अच्छे कंटेंट दिया जाएगा आपको, ठीक है। आपका यहाँ पर टीजीटी एलटीजीआईसी लेक्चरर के लिए मैथ की भी क्लास चलते हैं, मैथ्स की क्लास चलते हैं। एलटीजीआईसी अदर स्टेट के लिए पीटी आपका मैथ का भी क्लास चलता है। तो आपको अधिक जानकारी के लिए आपके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका 9835855088, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो आपका जीएस का ज्योग्राफी है। काफ़ी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक बृहद क्षेत्र होता है इसका, ठीक है। एक अच्छे कंटेंट के रूप में आपको तो समझाते हुए आपका हम आज पढ़ेंगे परावर्तिता। परावर्तिता क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, ठीक है। स्थिति क्या होती है, क्या होती है, एक ही बात होता है, ठीक है। परावर्तन प्लस अवशोषण को ध्यान दीजिएगा। परावर्तन परावर्तन प्लस अवशोषण, परावर्तन प्लस अवशोषण को हम क्या कहते हैं, परावर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तिता कहते हैं। परावर्तन प्लस अवशोषण, परावर्तन प्लस अवशोषण को हम परावर्तिता कहते हैं, एल बी कहते हैं, एल कहते हैं। यहाँ से अच्छे खाते हैं, ठीक है। आपका पढ़ाने का लॉजिक होगा, एक यूनिट का होगा, ठीक। परावर्तन प्लस अवशोषण को क्या कहते हैं, परावर्तिता कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं परावर्तन प्लस अवशोषण को परावर्तिता कहते हैं। परावर्तिता किसे कहते हैं, परावर्तन प्लस अवशोषण। जो आपकी सौर किरण है परावर्तित होती है और अवशोषित परावर्तिता कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। आपका जो होता है परावर्तिता जो होता है परावर्तित सौर ऊर्जा, परावर्तित सौर ऊर्जा का परावर्तित सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा बटा के कुल प्राप्त सौर ऊर्जा, प्राप्त सौर ऊर्जा, आपका क्या है, परावर्तिता है, एल्बिडो है, परावर्तिता एल्बिडो स्थिति कहते हैं। परावर्तन अवशोषण, परावर्तन और अवशोषण को क्या कहते हैं, परावर्तिता कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो आपका क्या होता है, इसका है परावर्तित सौर ऊर्जा बटा के कुल प्राप्त सौर ऊर्जा रेट, रेट, ठीक है। जल की जो परावर्तिता होती है, जल वाष्प की परावर्तिता होती है, परसेंटेज जल की वाष्प की, जल एक साक्ष नोट करके भी लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल वाष्प, जल वाष्प परावर्तिता एल्बिडो, वाष्प की एल्बिडो क्या होती है, परसेंटेज, जल वाष्प की एल्बिडो। बात समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं।
सतह का चिकनापन, जितना सतह चिकना होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जितना सतह चिकना होगा परावर्तिता उतना ही अधिक, क्योंकि जब सतह चिकना होगा, जब सौर किरण आपकी उस सतह पड़ेगी तो परावर्तन क्या होगा, अधिक होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब सतह का चिकनापन, का चिकनापन, सतह का जितना चिकना होगा एल्बिडो उतना ही अधिक होगा। एल्बिडो जो होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, जो उतना ही अधिक, सतह का चिकनापन, सतह जितना चिकनापन होगा, चिकना होगा, ठीक है, एल्बिडो उतना ज्यादा होगी। बात समझ में आ गया। सतह का सघनता, सतह की सघनता, सतह घनता, सतह जितना सघन होगा, सतह जितना सघन, जैसे घास का मैदान हो गया, पेड़ का मैदान होगा, ठीक है, फॉरेस्ट वाला इलाका होगा, तो जो क्या होगा उतना कम होगा, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। सतह की सघनता के एल्बिडो जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे सतह की सघनता अधिक होगी एल्बिडो उतना कम होगा। एल्बिडो जो होगा आपका, परावर्तिता जो होगी उतना ही क्या होगा, कम होगा। सतह की सघनता, जैसे घास का मैदान हो गया, आपका वनों का मतलब मैदान हो गया, या फॉरेस्ट की बात करते हैं, सतह जितना सघन होगा एल्बिडो उतना ही कम प्राप्त होगी। ठीक, अब के बात है सतह का गाढ़ापन, सतह का गाढ़ापन, सतह गाढ़ा होगा, जैसे कीचड़ हो गया, पंख जिसे कहते हैं पंख, और कीचड़ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, गाढ़ापन होता है। बालू की बात करते हैं वो क्या भी होता है, खुदरा होता है, बालू गाढ़ा होता है, उसमें क्या भी अगर गाढ़ापन होगा सतह, वो एल्बिडो उतना ही कम होगा। क्या होगा, एल्बिडो उतना कम होगा। बात समझ में आपका इंपॉर्टेंट बात थी, मार्क्स के रूप याद कर सकते, सतह जितना चिकनापन होगा वो एल्बिडो स्पीड, परावर्तिता जो होगी अधिक होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुपाती होते हैं। ठीक, और सतह का सघनता, सतह की जितनी सघनता होगी, सतह जितना सघन होगा, ठीक है, होता एल्बिडो जो होगा कम होगा। एल्बिडो क्या होगा, कम होगा। एल्बिडो क्या होता है आपका, परावर्तन प्लस अवशोषण जो होता है एल्बिडो होता है। दैट मीन जो परावर्तित सौर ऊर्जा होती है बटा के कुल प्राप्त सौर ऊर्जा इंटू वही आपका परावर्तिता एल्बिडो स्वीति। सतह का गाढ़ापन, सतह का गाढ़ापन जितना अधिक, सतह जितना गाढ़ा होगा, ठीक है, जैसे पंख कीचड़ ले लीजिए, पंख ले लीजिए, गाढ़ा जितना होगा एल्बिडो क्या होता है उतना ही कम होगा, क्योंकि क्या है, पाती है। ठीक, बात समझ में आ गया। थोड़ा सा हम आपका अर्थ के बारे में ध्यान देंगे, अर्थ के बारे में से इसे स्पष्ट करेंगे आपका। ठीक है, आपका अर्थ है आपका जीरो अक्षांश प्लस अंश फाइव है, आपका 9। इसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, निम्न अक्षांश से उच्च बढ़ते हैं, वैसे वैसे वनों की सघनता क्या होती है, वनों की सघनता घटती है, वनों की सघनता घटती है। 0 से 10 अंश में जो आपका वन पाया जाता है, विश्व का बाहर वन पाया जाता है। 0 से 10 अंश, 0 से 10 अंश की, ध्यान दीजिए, 0 से 10 अंश की रेखा बाहर वन पाया जाता है। देखिए सदाबहार वन, रेखी सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, और 10 से 30 की बात करेंगे, 10 से 30 की बात करें तो उष्णकटी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती, उष्णकटी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 30 से 45 के बीच बात की जाए, 30 से 45 के बीच बात की जाए तो उष्णकटी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उष्णकटी वन पाए जाते हैं। उष्ण उष्णकटिबंध पाए जाते हैं। और 45 से 60 की बात करें तो समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और आपका 90 और 60 की बात करेंगे, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और आपका 90 की बात करें तो आपका टुंड्रा वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टुंड्रा वन पाए जाते हैं।
जैसे जैसे हम आपका निम्न अक्षांश है, ये क्या है निम्न अक्षांश है, अक्षांश है, आपका उच्च अक्षांश है, आपका क्या है उच्च अक्षांश है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, तो वनों की सघनता क्रमशः क्या होती है घटती है। वनों की सघनता घट विस्तृत रेखीय सदाबहार वन में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। उसके बाद आपका जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वनों की सघनता क्या होगी, वनों की सघनता यहाँ वनों का क्रमशः क्रमशः आपका ये लगा दे रहे हैं, ठीक है। वनों की सघनता क्रमशः, जब वनों की सघनता घटेगी एल्बिडो क्रमशः क्या होगा बढ़ेगा। तब ये ध्यान दीजिएगा, जब वनों की सघनता आपको बताए थे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताए थे ना कि सतह का जितना सघन होगा एल्बिडो उतना कम होगी। सतह की सघनता कम होगी, एल्बिडो क्या होगा वैसे ही बढ़ेगा आपका सतह का। आपका ध्यान दीजिए वनों की आपका एल्बिडो क्या होगा क्रमशः बढ़ेगा, क्रमशः बढ़ेगा, बढ़ेगा। एरो ऊपर लगा दे रहे हैं, क्या मतलब है बढ़ रहा है। बात स्पष्ट हुई। जो शीत और के बारे में जो परावर्तिता के बारे में आपका बेसिक जानकारी था कि कहते हैं परावर्तिता किसे जो किसे कहते हैं, परावर्तन प्लस अवशोषण को हम क्या कहते हैं परावर्तिता कहते हैं कहते हैं। तो आपका परावर्तिता एल्बिडो का फार्मूला होता है आपका परावर्तित सौर ऊर्जा बटा कुल प्राप्त सौर ऊर्जा होता है। जलवाष्प की जो होती है परावर्तिता होते हैं वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों की तुलना में, वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों की तुलना में तो जल वाष्प की तो परावर्तिता सबसे अधिक होती है। और बात करते हैं यहाँ पर आपका सतह चिकनापन होगा, जितना सतह चिकना होगा, जैसे फर्श ले लीजिए, कोई फर्श ले लीजिए, फर्श की बात करते हैं क्या आपका शुद्ध हिम और शुद्ध मतलब संगठित शुद्ध हिम की बात करते हैं, बर्फ की बात करते हैं, क्या होगा अच्छा तरह से होगा तो आपका उसकी सतह चिकनापन ज्यादा होगा। तो उतना ही सतह का जितना गाढ़ापन होगा, सतह की सतह जितना अधिक होगी आपका एल्यूडो उतना कम होगा। जैसे जैसे हम क्रमशः अक्षांश के अक्षांश की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वनों की सघनता क्रमशः क्या होगी घट रही है, एल्बिडो क्रमशः क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना कम हो बस सतह का गाढ़ापन, सतह जितना गाढ़ा होगा आपका एल्बिडो कम होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है ये, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। घास का मैदान, जुता हुआ खेत, बिना जुता हुआ खेत, घास का मैदान, अगर थियरी आ गए हो तो आप आंसर घास का मैदान, जुता हुआ जुता हुआ खेत का मैदान, जुता हुआ खेत का मैदान है का, का, और बिना जुता हुआ खेत का, एक घास का मैदान है, जुता हुआ खेत है और बिना जुता हुआ खेत है, तो आपका एल्बिडो की पता नहीं एल्बिडो क्रमशः बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे एल्बिडो घटेगा या बढ़ेगा, कर दीजिए। घास का मैदान है, जुता हुआ खेत है, आप माइंड का यूज करिए और ऊपर जो थियरी पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट माध्यम से आप आंसर, नरेश जी बताइए। घास का मैदान ऊपर से नीचे जाएंगे तो कि क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर से नीचे तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा। गांव से हैं तो आप अच्छी तरह से आंसर, घास का मैदान है, जुता हुआ खेत है, बिना जुता हुआ खेत है, कर दीजिए। घास का मैदान क्या, घास जो घास जो होती है सघन होती है, मैदान जो होता है सघन होता है, अभी बताए थे कि अधिक होगी क्या होगा क्रमशः। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि घास का मैदान है, जुता हुआ खेत का मैदान है, बिना जुता हुआ का मैदान, एल्बिडो क्या ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर
क्रमशः क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? एल्बिडो परावर्तिता जो होती है क्रमशः घटेगी या बढ़ेगी? कि हम घास का मैदान है, क्या है, सघन होता है। जो घास का मैदान है क्रमशः क्या होगा, या घास का मैदान क्या होगा, सघन होता है। और जुता हुआ खेत आपका खुदरा होगा ना, इस तरह जुता हुआ खेत होगा, तो परावर्तित किरणें क्या होगी, परावर्तिता कम होगा, और किरण जो होगी परावर्तित कम होगी, तो कम होगा, ठीक है। और बिना जुता हुआ खेत है, प्लेन है आपका, चिकनापन है कुछ, यहाँ से एल्बिडो क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? तो ज्यादा होगा, मतलब क्रमशः क्या होगा, क्रमशः बढ़ेगा, क्रमशः बढ़ेगा, ठीक है, क्रमशः बढ़ेगा, बढ़ेगी नहीं जी, एल्बिडो क्रमशः बढ़ेगा ना। ऊपर से नीचे आएंगे, घास का मैदान क्या होगा, सघन होगा ना। आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान, आपको बताए थे ना, सतह का चिकनापन तो बढ़ेगा, जितना सतह चिकना होगा, प्लेन होगा, कुछ पर नहीं रहेगा, खुदरा नहीं रहेगा, अच्छे से, जैसे फर्श ले लीजिए, टाइल्स लगा हुआ फर्श ले लीजिए, पर परावर्तित किरण क्या होगी, बहुत परावर्तित किरण परावर्तित होती है, सौर किरण, वही तो एल्बिडो होता है। आपका सतह का सघनता, सतह सघनता अभी बताए थे कि तो आपका विषुवत-रेखी सदाबहार जो वनों की संख्या बहुत अधिक होती है, सघन बहुत होते हैं। विषुवत-रेखी सदाबहार वन में 0 से 10 अंश का अक्षांश है आपका, उसमें जो आपका वन होते हैं, सघनता अधिक होती है। बाद पर्वतीय वन होता है, उस समशीतोष्ण होता है, शंकुधारी वन होते हैं जो दूर-दूर होते हैं, खुदरा वन फिर दूर होते हैं। मतलब वनों की सघनता क्या हो रही है, घट रही है, तो एल्बिडो क्रमशः क्या हो बढ़ रहा है। तो क्रमशः क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सतह गाढ़ापन है तो उसका क्या होगा, गाढ़ा होगा तो परावर्तित सौर किरण क्या होगी, कम होगी, परावर्तित सौर किरण कम होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, घास का मैदान है, जुता हुआ खेत का मैदान है, जुता हुआ खेत का मैदान, ठीक है। तो घास का मैदान तो सघन है ना जी, सघन है तो इसका एल्बिडो क्या होगा, कम होगा। इसका क्या होगा, इस थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। जुता हुआ खेत का मैदान है, जुता हुआ खेत का मैदान इस तरह सुधरा है, ठीक है, टाइप का आपका आपका है। जोत देते हैं खेत को, जब जुताई हो जाती है तो आपका खुदरा हो जाता है, परावर्तित सौर किरण कम होगी। जुता हुआ है तो इस पर ज्यादा परावर्तित होगी ना, यहाँ पर ज्यादा होगी, तो हम क्रमशः ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एल्बिडो क्रमशः क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो क्रमशः क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब परावर्तिता स्थिति क्या होगी, क्रमशः बढ़ेगी, क्रमशः। क्लियर हुआ ये बात, है कि नहीं? ऊपर से नीचे आएंगे, इसे ऊपर से इस तरह आएंगे नीचे, क्या होगी, पहले इसका ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा, इसका इसके अपेक्षा ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और, कुछ अगर समझ में आ गया हो तो और दे रहे हैं यहीं पर, और दे संगठित आपका क्वेश्चन और एल्बिडो पर है। क्या रहना, टूटा फूटा नहीं है, प्योर है, टूटा नहीं है, क्या है आपका, असंगठित ही टूटा फूटा है, असंगठित, असंगठित, असंगठित। बाद आपका है बालू है, क्या है, बालू है, बालू के बाद पंख है, पंख, पंख मतलब कीचड़ है। अब ध्यान दीजिए, एल्बिडो की बताना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो एल्बिडो बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे। अगर आपको थियरी आ गया तो आंसर, ऊपर से आपका कीचड़ है, पंख है, कीचड़ है, पंख, ठीक, क्या होगी, ध्यान दीजिए, संगठित ही, ध्यान दीजिए, ये आपका इस तरह, आपका इस तरह पर जो आपका स्वर किरण पड़ेगी तो परावर्तन ज्यादा होगा, परावर्तन ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, परावर्तिता इसकी ज्यादा होगी। असंगठित है, टूटा फूटा इस तरह से टूटा फूटा है, परावर्तन क्या होगा, कम होगा, परावर्तित सौर क्या होगी, परावर्तिता कम होगी, परावर्तिता इस कम होगी, इसकी अपेक्षा कम होगी। फिर अब बालू है, बालू आपका इस तरह क्या होगा, इसका गाढ़ापन है, मतलब है पार्टिकल के रूप में कम होगा, ये क्या होगा, कम होगा। और अब पंख है, कीचड़ है, पता है गाढ़ा होता है ना, क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो क्रमशः घटेगी। हाँ, नीचे ऊपर आएंगे, जब ऊपर से ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगी, एल्बिडो क्या होगी, घटेगा,
ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, आना वैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो एलिवेटर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे एलिवेटर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो एलिवेटर यहाँ पर होगा आपका, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आपका एल परावर्तिता, परावर्तिता कहते हैं, परावर्तिता क्या होगा, क्या होगा, अब थोड़ा सा एक रिमार्क्स लिखेंगे, रिमार्क्स क्या है आपका, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में मंडल उपस्थित सभी गैस में, सभी सभी गैस में जल वाष्प की एल्बिडो, जल वाष्प परावर्तिता, जल वाष्प की परावर्तिता वाष्प की परावर्तिता या एल्बिडो की बात करते हैं, सबसे अधिक होती है, सबसे अब हम थोड़ा सा दिन बात करेंगे, क्या है कंडीशन, क्या है मरुस्थलीय आपका, मरुस्थलीय वायुमंडल होगा तो क्या होगा, विश्व वायुमंडल होगा क्या होगा, वो कंडीशन को चलेंगे रेखी जलवायु को लेकर, वायुमंडल को और मरुस्थलीय वायुमंडल को, तो जो होगा समय में देखें क्या आपका कंडीशन क्या होगा, आपका कंडीशन होगा तो वायुमंडल है आपका, वायुमंडल, वायुमंडल आपका है, वायुमंडल है, वायु मरुस्थलीय वायुमंडल, वायुमंडल में तो आपका जलवाष्प उपस्थित है, वायुमंडल में आपका वाष्प उपस्थित, अब मरुस्थलीय वायुमंडल में आपका जलवाष्प होता है अनुपस्थित होता है, क्या होता है वाष्प नहीं पाता, बात समझ में आ रहा है, क्या आपका सूर्य की किरण है, या आपका सूर्य, आपका बात समझ में आ रहा है ना, जब सूर्य की किरण पड़ती है, जब किरण पड़ती है ये जल वाष्प जो होता है क्या करता है, अवशोषण करता है और उसके बाद क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और किरण जो होती है परावर्तित हो जाती है, ध्यान दीजिए आपका क्या है, सौर किरण है, सौर किरण है, सौर किरण जो आपका यहाँ से जब पड़ती है विश्व वायुमंडल में तो वाष्प क्या करता है, इसे अवशोषण करता है और उसके बाद क्या करती है, परावर्तित हो जाती है, धरातल पर इस बराबर आने देती है, आपका क्या है धरातल है, पृथ्वी धरातल है, धरातल है, यहाँ पर भी ये धरातल होगा, धरातल है ठीक, जब सौर किरण पड़ती है अब जलवाष्प क्या होते हैं, इसे करता है, उसके बाद परावर्तित हो, परावर्तन होता है 20 है, बताएं कि जलवाष्प की जो परावर्तिता होती है कितना होती है, 27% हो जाती है, वायुमंडल में जितने
ज्यादा परावर्तिता जलवाष्प की होती है। फिर बात करते हैं, बात करेंगे आपका सौर किरण आपका स्थलीय वायुमंडल में, तो आपका वैक्यूम में वाष्प है नहीं, क्या होगी आपका धरातल पर क्या होगी, धरातल पाएगी। सौर किरण हमेशा धरातल पाएगी, क्या होगा, क्या होगा यहाँ का, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो, क्योंकि आपका धरातल इस पर सौर किरण क्या हो रही है, न के बराबर आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या होगा, कम होगा। सौर किरण यहाँ पर आएगी नहीं, यहाँ पर पड़ेगी नहीं, खास यहाँ पर क्या का टेम्परेचर क्या होगा, कम ही होगा। यहाँ पर सीधे आपका क्या होती है, धरातल पर आती है, तो यहाँ क्या होता है, बात समझ में आ गई। दिन जो आपका विश्व वायुमंडल लिया और स्थलीय वायुमंडल लिया, कंडीशनों में जब विश्व वायुमंडल में वाष्प की वायुमंडल, ये जो सौर किरण है इसे क्या करता है और कुछ क्या करता है, पार्ट करता है, परावर्तित कर देता है। परावर्तित भाग का 20 आपका जलवाष्प की परावर्तित धरातल पर सौर किरण नहीं आने देता, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, पड़ती है। अब थोड़ा सा अवशोषण की बात कर लेते हैं, अवशोषण की बात कर लेते हैं, उसके बाद अवशोषण क्या होता है, अवशोषण बात करेंगे, अच्छे समझ आ रहा है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम। सौर ऊर्जा के जिस भाग का अवशोषण, विश्व वायुमंडल की बात करते हैं, वाष्प होगा, वाष्प होगा। सौर ऊर्जा के भाग का अवशोषण क्या होता है, सौर ऊर्जा के भाग का अवशोषण, अवशोषण तापमान में होती है। अगर सौर ऊर्जा का कोई भाग कोई पार्ट अगर अवशोषित कर रहा है, ठीक है, ठीक, तापमान में क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, होगी। वायुमंडल में जल वाष्प, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में जल वाष्प सौर ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है। वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में जल वाष्प, जल वाष्प सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है। सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अवशोषण क्या होता है, सौर ऊर्जा के जिस भाग का अवशोषण तापमान के तापमान में वृद्धि। वायुमंडल में जो जलवाष्प है, वायुमंडल में जो जलवाष्प है सौर ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित। अब दिन के अवशोषण थोड़ा देख लेते, अवशोषण, अवशोषण होगा आपका, बात करते हैं कंडीशन, बात करें
वायुमंडल, वायुमंडल। और इधर आपका पार्ट है, इसका पार्ट है आपका। आपको अभी बताया कि मरुस्थलीय वायुमंडल में वाष्प की, यहाँ पर आपका एक वाष्प है, वाष्प है, और ये आपका धरातल है, है आपका वैक्यूम होता है। वाष्प की सौर की किरण पड़ेगी, ठीक, सौर की किरण पड़ती है, क्या करता है, जलवाष्प अवशोषित, ये आपका पढ़े कि अवशोषण, पढ़े जस्ट अवशोषण। अवशोषण से क्या था, सौर ऊर्जा की जिस भाग का अवशोषण, तापमान में वृद्धि, यहाँ के अवशोषण हो रहा है ना, तो वायुमंडल में तापमान की वृद्धि, आप वायुमंडल में तापमान क्या होगी, तापमान, वायुमंडल का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। कह रहा है ना कि सौर ऊर्जा के जिस भाग का अवशोषण होता है उससे किस तापमान वृद्धि, क्या वायुमंडल का जो तापमान है क्या होगी, बढ़ेगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा आपका। वायुमंडल का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आपका अवशोषित कर ले रही है, पृथ्वी पर आने से रोक रही है, ठीक है, या क्या पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर सौर किरण, सौर ऊर्जा नहीं पड़ पा रही है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये आपका डायरेक्ट जब आपके यहाँ से पड़ेगा, धरातल पर जाएगी, मरुस्थलीय वायुमंडल में सौर की किरण क्या होगी, डायरेक्ट धरातल पर पहुंचती है, यहाँ के इसलिए टेम्परेचर क्या होता है। और कह रहा है कि क्या कर रहा है, जलवाष्प होता है, सौर ऊर्जा, वायुमंडल में जो जलवाष्प है को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेगी, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। ये आपका अवशोषण था के समय में, ठीक है, अवशोषण। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े, अगर नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया तो फिर जो हो गया आपका, जब विश्वत रेखीय वायुमंडल में क्या होती है, जलवाष्प की उपस्थिति होती है, तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है सौर ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित कर लेती है, तो यहाँ के वायुमंडल का टेम्परेचर क्या होगा, और यहाँ का टेम्परेचर धरातल पर आ ही नहीं पाती है सौर की किरण, तो और ये मरुस्थलीय वायुमंडल में जल वाष्प की आपका सौर, अब आते हैं क्वाड्रेंट टर्मोलॉजी है, ठीक, थोड़ा सा देखें पार्थिवीकरण। गर्म वस्तु द्वारा उष्मा का निष्कासन, ध्यान दीजिएगा, गर्म वस्तु द्वारा, गर्म वस्तु द्वारा उष्मा का निष्कासन, गर्म वस्तु द्वारा उष्मा का जो निष्कासन होता है आपका, शॉर्ट वेव, लघु तरंग किरण के रूप में होता है, लघु तरंग किरण के रूप में होता है। गर्म वस्तु जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य का जो आपका उष्मा का निष्कासन होता है, क्या होता है, कम समय में होता है, ठीक है, उष्मा का निष्कासन जो होता है, जैसे गर्म हो जाता है, बात करते हैं सारा जो होता है निष्कासन जो होता है, शॉर्ट वेव लघु तरंग, तरंग के रूप में, लघु तरंग विकिरण का निष्कासन होता है आपका गर्म वस्तु द्वारा, क्या होता है, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, दैट मीन्स इसका क्या होगा आपका, शॉर्ट शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव है, लघु तरंग दैर्घ्य, लघु लघु तरंग दैर्घ्य, लघु तरंग एग्जाम्पल इसका होगा के द्वारा, ठीक है, सूर्य क्या है, गर्म वस्तु है, सूर्य क्या है, एक गर्म वस्तु है, गर्म है, के द्वारा जो आपका का निष्कासन होगा क्या होगा, 60 में होगा,
लघु तरंग कम समय में ज्यादा गर्म कर दे। बात समझ आएगा। सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट होगा ठंडी वस्तु द्वारा, ठंडी वस्तु द्वारा, ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा का निष्कासन, निष्कासन, ठंडी वस्तु द्वारा उष्मा का जो निष्कासन, जैसे पृथ्वी का जो निष्कासित होगा पार्थिव विकिरण होगा आपका, पार्थिव विकिरण, क्योंकि पार्थिव विकिरण मतलब के द्वारा जो उष्मा का निष्कासन होगा धीरे धीरे होगा। रात्रि के उष्मा का निष्कासन, ठीक, रात्रि के समय में ही होता है, तो उष्मा का निष्कासन जो होगा, उष्मा जो वहां से चलेगी पृथ्वी क्या होगा, रात भर निकल लॉन्ग वेव, क्या होगा, लॉन्ग 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 वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव तरंग, तरंग तरंग एग्जाम्पल ले, क्या है, ठंडी, क्या है, ठंडी वस्तु है, ठंडी वस्तु द्वारा उष्मा निष्कासन। अब आते हैं विकर्ण विधि द्वारा उष्मा का निष्कासन, विकर्ण विधि द्वारा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो द्वारा उष्मा का निष्कासन, का निष्कासन का निष्कासन, विकर्ण विधि द्वारा उष्मा का निष्कासन होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप, तरंग के रूप, विकर्ण विधि द्वारा उष्मा का निष्कासन होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेव के रूप। अब आते हैं पार्थिव, पार्थिव, पार्थिव क्या होता है, ठीक, पार्थिव, पार्थिव आपको बताए थे, पार्थिव विकिरण होगा, पार्थिव विकिरण, पार्थिव, पार्थिव विकिरण रात्रि के समय आपका उसमें करा, रात्रि के टांग वेव के रूप में क्या होता है, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण कहते हैं, ताकि रात्रि की, रात्रि लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव तरंग के द्वारा, ठीक, तरंग के द्वारा का निष्कासन होता है, तो मैग्नेटिक द्वारा के निष्कासन को पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा रात्रि के समय में दीर्घ तरंग किरण के रूप में की तरंग के द्वारा
के द्वारा ऊष्मा के निष्कासन को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण कहते हैं के द्वारा, क्योंकि पार्थिव विकिरण पृथ्वी द्वारा ही होगा। अब कब होगा? रात्रि के समय में उसका निष्कासन होगा। कैसे होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन रूप में होगा कि इलेक्ट्रॉन तरंग के। पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं आपका पार्थिव विकिरण। आपको तो समझाने का तरीका हो गया ना, क्या कि पार्थिव विकिरण जो होगा पृथ्वी द्वारा होगा। कब होगा? ये रात्रि की पृथ्वी रात्रि की आपका अब कैसे होगा? लॉन्ग वेव तरंग द्वारा होगा। पार्थिव विकिरण को एक बार पुनः समझाएंगे। पार्थिव विकिरण समझाएंगे। पार्थिव विकिरण होता है पृथ्वी द्वारा होगा, रात में होगा। लॉन्ग दीर्घ तरंग को मैग्नेटिक तरंग के द्वारा, ठीक है, ऊष्मा के निष्कासन को द्वारा 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 रात्रि के समय में रात्रि रात्रि द्वारा रात्रि के तरंग दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव दीर्घ तरंग तरंग के द्वारा तरंग द्वारा ऊष्मा के निष्कासन को ऊष्मा के निष्कासन क्या कहते हैं? पार्थिव 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 आप लोग को एक या किया जाता है, जैसे कहते हैं कि क्या पढ़ कब होगा? लॉन्ग वेव पार्थिव। बस इसमें और जानकारी लेते और जानकारी वायुमंडल में उपस्थित वाष्प और धूल। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल सौर किरण और पार्थिव दोनों के लिए क्या होती है? अपारदर्शी। क्या होती है? अपारदर्शी होती है।
जलवाष्प और धूल कण जो वायुमंडल में उपस्थित है आपका वाष्प है, ठीक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, ठीक है वायुमंडल में क्या आपका जलवाष्प है और H2O है, डस्ट है आपका डस्ट आपका क्या है वाष्प, ठीक वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल कण सौर किरण और पार्थिव दोनों के लिए क्या है अपारदर्शी, मतलब कहने के तात्पर्य अपारदर्शी थे मतलब क्या कि सौर किरण को पृथ्वी पर जाने से रोकती है और पार्थिव विकिरण को अंतरिक्ष रोकती है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। जबकि जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आपका किरण जो सौर किरण है, ठीक के लिए क्या होती है पारदर्शी पर बट लेकिन पार्थिव विकिरण को बाह्य अंतरिक्ष में रोक देती है, बाह्य अंतरिक्ष जाने से रोक देती है। ये आपका सूर्य है, ठीक है आपका तब गर्म बहुत ज्यादा होता है जो सौर विकिरण होगा, सौर विकिरण जो होगा आपका सौर किरण जो होगी सौर किरण होगी आपका शार्ट वेव रेट पता है ना, शार्ट वेव रेट ठीक है लघु तरंग के रूप में होगा आपका, तो जल्दी से आपका क्या होगा उष्मा का निष्कासन होगा, उष्मा का जो निष्कासन होगा आपका क्या है गर्म वस्तु द्वारा उष्मा का जो निष्कासन होगा जल्दी होता है, ठीक है शॉर्ट वेव रेट लघु तरंग पर भी उष्मा का आपका क्या सब शॉर्ट वेव है, सब शॉर्ट वेव रेट लघु तरंग लघु तरंग विकिरण लघु तरंग आपका है सातल की बात कर लेते हैं पूरे ले लेते हैं चले बस इसे ठंडा कर लेते हैं। बात समझिएगा हमारे कहने का तात्पर्य है वायुमंडल में आपका वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल आपका क्या डस्ट जो करे वायुमंडल में उपस्थित वाष्प और धूल सौर किरण और पार्थिव विकिरण ये आपका पार्थिव विकिरण है का, का पार्थिव विकिरण है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल कण सौर किरण और पार्थिव विकिरण दोनों के लिए क्या अपारदर्शी, मतलब कि सौर किरण को पृथ्वी पर आने और पार्थिव विकिरण को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से है अपारदर्शी, क्या है अपारदर्शी है, ठीक ध्यान दीजिएगा। जलवाष्प और डस्ट जो होता है वायुमंडल में उपस्थित सौर किरण को क्या होती है सौर किरण को आने से और बाह्य धरातल पर जो पार्थिव विकिरण बाह्य अंतरिक्ष मतलब ये दोनों के लिए सौर किरण और पार्थिव विकिरण अपारदर्शी क्या है अपारदर्शी माध्यम। और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जबकि जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सौर किरण को धरातल पर आने देती पारदर्शी होती है सतह पर आने देती पार्थिव विकिरण को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से पार्थिव विकिरण को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। आपका क्या होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन लॉन्ग वेव पार्थिव विकिरण द्वारा जो उष्मा का निष्कासन होता है दीर्घ तरंग के रूप में क्या होता है दीर्घ तरंग के रूप। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल कण वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूल कण सौर किरण और पार्थिव विकिरण दोनों के लिए अपारदर्शी हो मतलब कि सूर्य किरण को पृथ्वी पर आने से रोक पार्थिव विकिरण को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती कौन जलवाष्प और धूल। जबकि जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को धरातल पर आने देती परंतु
परंतु पार्थिव विकिरण को बाह्य अंतरिक्ष अच्छा ठीक है। हाँ, है ठीक है, तो ये आपको जल्दी याद हो जाता है, याद हो जाएगा, ट्राई जल्दी हो जाएगा, समझ में आएगा, कभी भूलेगा नहीं, इसके माध्यम आ जाएगा। हम थोड़ा सा वायुमंडल में उपस्थित है, वायुमंडल में जल वाष्प वाष्प और कण, वाष्प और धूल, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प और धूल कण सौर किरण, सौर किरण और पार्थिव पार्थिव किरण दोनों, पार्थिव दोनों अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी अपारदर्शी अपार अपारदर्शी है, अपारदर्शी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CO2 सौर किरण को, सौर किरण को, सौर किरण को पर पर ठीक पर आने देती, आने पार्थिव विकिरण को, पार्थिव बाह्य अंतरिक्ष जाने से रोक, बाह्य जाने नहीं देती। जलवाष्प कहा कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूलकण, वायुमंडल में उपस्थित वाष्प और धूलकण, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूलकण, ठीक, वाष्प और धूलकण क्या कहती है, सौर किरण और पार्थिव विकिरण पारदर्शी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जाने देते, पार्थिव विकिरण जाने बाह्य अंतरिक्ष में। थोड़ा सा अब वो पढ़ लेते हैं, पार्थिव विकिरण क्या अनुकूल, पार्थिव विकिरण के लिए क्या अनुकूल दशाएं होंगी, क्या अनुकूल पार्थिव विकिरण क्या होगी, ठीक, कालीन जो लंबी रातें होनी चाहिए, कालीन लंबी रातें, जो शीतकालीन रातें हैं वो लंबी होनी चाहिए, पहला कंडीशन। पार्थिव विकिरण के लिए पहला कंडीशन है, अनुकूल दशा है, कालीन रातें क्या होनी चाहिए, कालीन कालीन रातें जो लंबी होनी चाहिए,
कालीन रातें लंबी होगी, आपका क्या होगा पार्थ। दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट जो होगा आपका, वायुमंडल शुष्क, वायु शुष्क होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वायु आर्द्र नहीं, शुष्क होनी चाहिए वायु। पार्थिव विकिरण के लिए वायु, पार्थिव विकिरण क्या होना चाहिए? कालीन रातें चाहिए, या शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए। और वायु क्या होना चाहिए? वायु क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होगा, आसमान जो होना चाहिए, आसमान में बादल घिरा नहीं होना चाहिए। आसमान में बादल चाहिए, आसमान में बादल घिरा, पार्थिव विकिरण बादल घिरा रहेगा तो पार्थिव विकिरण आसमान में बादल, आसमान में बादल, आसमान में बादल, और आपका वातावरण जो होना चाहिए स्वच्छ और खुला होना चाहिए। वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ और खुला होना चाहिए। वातावरण, वातावरण स्वच्छ और खुला होना चाहिए। वातावरण क्या होना चाहिए? स्वच्छ और खुला होना चाहिए। बात समझ आ गया? पार्थिव विकिरण के लिए ये अनुकूल दशाएं थी। अनुकूल दशा क्या होनी चाहिए? पार्थिव विकिरण का जो निश्चितकालीन जो रहते हैं, क्या होनी चाहिए? वायु को बात रखनी, बात होगा तो आसमान में बादल नहीं, आसमान में बादल घिरा जाएगा तो उसमें क्या कर लेगा? गर्म कर देगा। वातावरण स्वच्छ और खुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छ और खुला होना चाहिए। रीजन जो होता है आपका, ये रीजन को देख, ये रीजन को, पर्वत का जो शिखर है, पर्वत का जो शिखर है, पर्वतों की पार्थिव विकिरण है, तो आपका ध्यान दीजिए। आपका पर्वत है, आपका घाटी, पर्वत का शिखर, आपका घाटी कह सकते हैं। तो आपका पर्वतों पर पार्थिव विकिरण, पर्वतों पर, पर्वतों की शिखर पर पार्थिव जो क्या होगा? अधिक होगा। क्या में? घाटी की तुलना पार्थिव विकिरण आएंगे नहीं, याद कर लीजिए। पर्वतों की शिखर पर पार्थिव विकिरण क्या होता है? अधिक होता है। किस तुलना में? घाटी की तुलना, घाटी की पर्वत का आएंगे नहीं। अब तो हम, बात समझ में आ गया? ये था आपका, अच्छे से आपको बताया गया, ठीक बताया गया था। जलवाष्प के बारे में बताया गया था, बारे में बताया, बाद रात्रि के साथ पार्थिव विकिरण आपको से समझ काफी, या तो कोई आपका ग्रेजुएट से करा है या पीजी इम्पॉर्टेंट हो, हर एग्जाम की दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। या आपका टीचर था आपका, या पीजी, ऑल इंडो वनडे, ऑल एग्जाम टीचिंग आपका, या तो आपका ग्रेजुएट, या तो पीजी कर रहा हो आपका, आपका, या तो कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, आपका बहुत प्रयास होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से आया हो, लाइक